नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हो, वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। नाज़रीन, कई बार कानून हमें बहुत पेचीदा नज़र आता, वो इसलिए कि हमें कानून की बारीकियाँ मालूम नहीं होती या हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये बारीकियाँ मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी नौयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि आप कानून को करीब से जानें। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं घरेलू तशद्दुद के बारे में। नाज़रीन, कोरोना के इस दौर में दुनिया ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कितने लोग हमसे रुखसत हुए, कितने ऐसे थे जो हमसे दूर हो गए और वो करीब हुए, घर वालों के साथ एक छत के नीचे रहने लगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये वबाल जान बन गया। 24 घंटे साथ रहने की वजह से घर में तनाव का माहौल देखने को मिला और ये तनाव इतना बढ़ा कि मामला पुलिस और कोर्ट तक भी पहुंचा। एक दो नहीं, बेशुमार ऐसे केसेस देखने को मिले। नाज़रीन, इस वबा के इब्तिदाई महीनों में अक़वाम मुत्तहिदा ने पेशगोई की थी कि कोरोना या लॉकडाउन से हर 3 माह बाद सिनफी या जेंडर बुनियाद पर तशद्दुद के 15 मिलियन इजाफी वाक़यात सामने आ सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये पेशन गोई सच साबित हुई। लॉकडाउन के सबब दुनिया भर में कई मसाइल सामने आए और ऐसे मसाइल में शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी समेत घरेलू तशद्दुद में इजाफा भी शामिल है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाइस घरेलू तशद्दुद और ख़ास तौर पर ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में हैरान कुन इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो खुर्शीद साहब, आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद के बारे में। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली होता क्या है, हमारे नाज़रीन को इसकी तशरीह कर दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। वो किसी भी तरह के तशद्दुद, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद हो, जिस्मानी तशद्दुद हो, या किसी भी तरह के जो हकूक हैं औरतों को, उसमें अगर किसी तरह का अड़चन आता है तो उसको हम लोग घरेलू तशद्दुद के ज़मरे में रखते हैं। और इसके लिए एक मखसूस कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। अगर उस तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है जो बहुत ज़्यादा हो जाए और आपस में अगर समझौता नहीं हो पाता है कोई वजह से, तो वैसे हालत में अगर कोर्ट में जाया जाए तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ही हम लोग जा सकते हैं। तो इसमें हर तरह की तशद्दुद, अब मारपीट से लेके खाना पीना नहीं देना वक्त पर, या हाथ में पैसे नहीं देना, या ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना, ये घर से निकाल देना, बच्चों से नहीं मिलने देना, ये जितनी भी तरह के हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है सेक्शन 2 में डोमेस्टिक वायलेंस है। बिल्कुल खुर्शीद साहब, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या सिर्फ ख्वातीन पर ही ये लागू होता है? जी बिल्कुल, सिर्फ ख्वातीन पर। चलिए, तो नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब लगातार मौजूद हैं। अगर आपके जहन में कोई भी कानूनी उलझन है, कोई पेचीदगी है जिसको आप समझना चाहते हैं, या आपके जहन में कोई भी इस तरह का सवाल है, तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो खुर्शीद साहब, एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहूँगा, अगर किसी को लगे कि उस पर घरेलू तशद्दुद हो रहा है तो सबसे पहले वो क्या काम करे? देखिए, हमारे समझ से सबसे पहले तो आपस में बैठ के आदमी को तय करना चाहिए। हमने अपने 32 साल के प्रैक्टिस में ये देखा है कि घरेलू तशद्दुद या हस्बैंड वाइफ में अगर किसी तरह की बात होती है, उसमें कोर्ट में जाने से पहले ये कोशिश करना चाहिए कि आपस में बैठ के उसको समझौता कर लें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसकी नौबत आती है, तो उसके लिए जो हेल्पलाइन है और जो उसके मखसूस ऑफिसर्स बनाए गए हैं, उनको आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि आपके साथ ये तशद्दुद हो रहा है। तो उसके बाद
वो कोशिश करते हैं आपस में बातचीत करके। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करना चाहिए कि आपस में कर ले, और ना हो तो फिर वो जो आपके हेल्पलाइन है जो इस मखसूस काम के लिए बना हुआ ऑफिसर्स हैं उनसे ताल्लुकात कायम करना चाहिए। ज़रूरत पता करें। चलिए बिल्कुल, एक चीज़ खुर्शीद साहब और यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि मियाँ बीवी में दोनों में से कोई एक अलहदगी चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो पहले तो ये है कि वो मुसलमान है या हिंदू है। कोई भी मुस्लिम ले लीजिए, अगर मुस्लिम है कोई, दोनों में से कोई एक अलहदा होना चाहता है लेकिन दूसरा उसको छोड़ना नहीं चाहता, वो साथ रहना चाहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसे सिचुएशन में अगर लड़की है, माने वाइफ अगर चाहती है तो वाइफ जो है वो खुला ले सकती है, और हस्बैंड है तो वो तलाक दे सकते हैं। चलिए इस पर बात करते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम मुजाहिद है। जी मेरा नाम मुजाहिद है सर। और सर यानी मैं एक उत्तर प्रदेश में रहता था, वहाँ पर एक औरत ने मेरे साथ फोटो खिंचवाया, बाद में केस कर दिया। हेलो, बाद में केस कर दिया कि ये मेरे साथ शादीशुदा है। सर मैंने शादीशुदा भी यानी शादी भी नहीं की उनसे, और मेरे पास केस कर दिया सर, और यानी मेरे साथ सेक्स वगैरह करते सब डिस्ट्रॉय कर दिया मुझे। तो फोटो आपने कहाँ पे खिंचवाया था? जी, फोटो आपने कहाँ पे खिंचवाई थी? देखिए वो यानी उसने कहा था आप मेरा फोटो दे दीजिए, साथ में मैंने अपना फोटो दे दिया, आधार दे दिया, पैन कार्ड दे दिया और पासपोर्ट की ID दे दी। तो आप पे इल्ज़ाम में लग रहा है कि आपने इनसे शादी किया है? जी चलिए बिल्कुल, इंशाल्लाह जो भी इसका बेहतर जवाब होगा दिया जाएगा। तो खुर्शीद साहब, एक भाई का कॉल था कि कोई खातून है, उन्होंने इनके हिसाब से कि धोखा दिया है कि इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन वो ये कह रही है कि शादी की है इन्होंने, तो ब्लैकमेल कर रही है, या फ़ोटो वगैरह भी साथ में जो है इनके खिंचवाई है। तो उनके पास जी जी बताइए। नहीं, साथ में फोटो खिंचवा लेने से शादी प्रूफ थोड़ी हो जाएगा। नहीं तो इन्होंने कहा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट नंबर भी दिया उसको, उसके बुनियाद पर शायद उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। नहीं तो ऐसा है कि जैसे मुसलमान हैं तो उनका तो निकाह होगा, तो उस निकाह के गवाहान तो होंगे ना। फोटो खींच लेने से या साथ में फोटो हो जाने से शादी तो प्रूफ नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। उसको प्रूफ करने के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखलाना पड़ेगा। आधार कार्ड का बना लेना, या वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ देना, या उस बैंक खाते में किसी का नाम जोड़ देना, दैट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ मैरिज। मैरिज का प्रूफ चाहिए, और मैरिज के प्रूफ करने के लिए जरूरी है कि अब वैलिड मैरिज के लिए जरूरी है, अगर सुन्नी है तो उनके लिए 2 गवाह का होना जरूरी है। तो वो सारा चीज तो होना पड़ेगा ना, बगैर उसके तो प्रूफ नहीं हो सकता। उसके आधार पर सिर्फ वो नहीं प्रूफ कर सकती है, आधार कार्ड के आधार पर या वोटर लिस्ट के आधार पे या और किसी भी डॉक्यूमेंट्स के आधार बिल्कुल पर। प्रूफ करने के लिए तो जाहिर सी बात, बिल्कुल खुर्शीदा, प्रूफ करने के लिए तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा या थाने जाना पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर इस बुनियाद पर इनको ब्लैकमेल कर रही है तो ये क्या करें? बिल्कुल, उस बुनियाद पे अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो इनको चाहिए कि ये CGM के यहाँ एक कंप्लेंट केस फाइल करें कि, और उसमें इंस्टेंस पूरा देना पड़ेगा इनको कि कैसे इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह
आपको जवाब मिल गया होगा, मुतमईन होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? अरे क्यों आवाज बंद कर रहे हैं? आप आए? बिल्कुल, सवाल कीजिए बहन अपना। टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाइए, हेलो। टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए। हेलो। जी जी, सवाल कीजिए। हेलो। जी जी, सवाल कीजिए। गालबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, आपको बारहा कहा गया, सभी प्रोग्राम में हम कहते हैं जो भी लाइव नशरियात हमारी होती है, जब भी आप कॉल करें, बराए मेहरबानी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हों उस वक्त थोड़ा सा टीवी से दूर होकर बात किया करिए, या टीवी का वॉल्यूम कम से कम कर दिया करिए, ताकि आपकी आवाज़ हम तक क्लियर पहुंच सके, तो और हमारे साथ जो भी मेहमान होते हैं वो उसका तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दे सके। जब भी आप इतने इंतज़ार के बाद आपका नंबर लगता है तो आपका टीवी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि आपकी आवाज़ के बाद दोबारा इको करती है आवाज़, और सवाल आपका जो हम तक सही से नहीं पहुंच पाता। तो बराए मेहरबानी टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। तो खुर्शीद साहब, हम लगातार बात कर रहे थे, अभी अलहदगी की बात कर रहे थे कि अगर कोई एक शख्स जो है वो अलहदगी चाहता है, अगर मुसलमान है तो वो खुला ले सकता है या तलाक दे सकता है, लेकिन अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो क्या करे? अगर दोनों में से एक ही राजी, एक साथ रहना चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? तब तो उसके लिए उनको जो है फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन डालना पड़ेगा, और उसमें जो 11 पॉइंट है डाइवोर्स के लिए कि ये चीज होना चाहिए, तभी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी इम्पोर्टेंट है और वाइफ चाहती है कि हम तलाक लें, या बहुत ज्यादा टॉर्चर चाहते हैं कि हम तलाक लें, या आजकल ये हो रहा है कि 498A का, दौरी का और इस तरह के तशद्दुद का मुकदमा कर दिया जाता है, जिसमें हस्बैंड जो है जेल चले जाते हैं। तो वैसे हालत में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज ए वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो उसी तरह से बहुत सारे 11 पॉइंट्स हैं जो अगर आपको कोई भी एक पॉइंट अगर आपके फेवर में है, आपके हक में है, तो आप उसके बुनियाद पर आप तलाक ले सकते हैं। उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन। चलिए, बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ पर खुर्शीद साहब जाना चाहूँगा, पहले कॉलर को ले लेते हैं, इस पर फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं विनोद कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। जी, सवाल कीजिए भाई अपना। हाँ, दिल्ली से भी। जी जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, ऐसा है कि मेरा मैट्रिक चल रहा था कंपनी का, तो उसमें अपटेक लिमिटेड में मैंने 7 साल काम किया था। तो उसके बाद में उन्होंने बिना नोटिस के मेरे को निकाल दिया गया, और 6 महीने में सैलरी भी रोक दी। उन्होंने मेरे को परेशान किया, वहाँ को लिख कर दो कि मैं टेम्परेरी था, मैं नहीं लिखा तो 6 महीने की सैलरी भी नहीं दी इनने। तो नहीं, आपकी जॉब किस तरह थी? क्या पीएफ वगैरह आपका कटता था वहाँ पर? ये अपना 2000 में 2000 में निकाला है? उन्होंने। अरे 2 साल, उसमें 7 साल के अंदर। हाँ, और 6 महीने की सैलरी भी नहीं दी इनने, और लेबर कोटा में दे दिए थे। नहीं, आपको निकाला कब है कंपनी ने? 2000 में जी। 2000 में? हाँ जी। उसके बाद मैंने कलकत्ता डूमा कोर्ट में केस डाला। हेलो जी जी जी, बोलिए। हाँ, कलकत्ता डूमा कोर्ट में केस डाला था, तो वहाँ तो उन्होंने मेरी अटेंडेंस 7 साल की मैंने उन्होंने लिख दिया कि 240 अटेंडेंस पूरी नहीं है, जबकि 7 साल की अटेंडेंस वहाँ पे फाइल हुई है कोर्ट के अंदर। उन्होंने केस को खत्म कर दिया अटेंडेंस के ऊपर। फिर मैंने उसमें हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में लगाई, तो उन्होंने उस फाइल को नहीं पढ़ा। उन्होंने लिख के दे दिया 240 अटेंडेंस नहीं है, जबकि 7 साल की मेरी एक एब्सेंट नहीं है 7 साल के अंदर। ठीक है,
तो डीबी डबल बेंच में लगाई मैंने हाई कोर्ट में ही। ठीक है। तो उन्होंने भी उसमें 3 साल केस लड़ता रहा। उसके बाद में लास्ट डेट पे ना कोई सुनाई करी तो मैंने डिसमिस कर दिया केस को। 1 लाख का अपना पूरा घर का पूरा पैसा जमीन जगह देखे सारे लगाए मैंने, तो उन्होंने ना कोई सुनवाई हुई नहीं कुछ हुआ मेरा। चलिए बिल्कुल 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 बताया जाएगा, प्रोग्राम को देखते रहिए। तो खुर्शीद साहब, जितना इन्होंने नौकरी नहीं की उससे ज़्यादा ये केस लड़ चुके हैं। 7 साल इन्होंने नौकरी की है, 2000 में इनको नौकरी से निकाल दिया गया था, तो तब से ये केस लड़ रहे हैं। तो 6 महीने की तनख्वाह भी इनकी बैलेंस है कि उन्होंने उनसे ये पूछा जाए जी, उनसे ये पूछा जाए कि कड़कड़डूमा केस कोर्ट में कहां उन्होंने केस किया था। भाई आप मौजूद हैं क्या लाइन पे? नहीं, गालिबन कॉल जो है उनका ड्रॉप हो गया है। तो कड़कड़डूमा में इनको कामयाबी नहीं मिली थी, हाई कोर्ट तक भी गए बता रहे हैं। तो हर जगह ये कंपनी ने ये बताया कि इनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं रही है। ये जो इनका जो हमारी जो समझ है, जो बात हमने इनसे सुना और जो बात हमको समझ में आ रही है, ये जनरल कोर्ट में चले गए और जनरल कोर्ट में जाके इन्होंने केस किया। इनको चाहिए था लेबर कोर्ट में केस करना। लेबर कोर्ट में केस करने से वहां पे इंस्पेक्टर होता है जो हर चीज को जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करता है और वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है और उसके बुनियाद पे वो लेबर कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है ये कहने के लिए कि इन्होंने काम किया है या नहीं किया। हमारे समझ से इन्होंने फोरम जो है वो गलत चूज कर लिया है। इनको हाई कोर्ट से भी जो है रिलीफ नहीं मिल पाएगा। चलिए, वहां पर भी नाकामी मिलेगी इनको, जो है एक बार फिर से दोबारा केस को फाइल करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए खुर्शीद साहब। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारे साथ आज पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब मौजूद है, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई भी कानूनी उलझन है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस पर आप अभी इस प्रोग्राम के दौरान कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 हेलो। गालबन कॉल जो है ये ड्रॉप हो गई है। तो नाज़रीन, बता दें कि वकील साहब प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई भी कानूनी उलझन है, कोई परेशानी है, कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए ये मालूम कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। नाज़रीन, कई बार हमें कानून बहुत पेचीदा नज़र आता है, वो इसलिए कि हमें कानून के बारे में मालूम नहीं होता, कानून की बारीकियाँ जो होती हैं उसके बारे में मालूम नहीं होता, या हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये बारीकियाँ मालूम होनी चाहिए। इसलिए हमने अपनी नौयत का ये अलग प्रोग्राम शुरू किया है ताकि आप घर बैठे कानून को करीब से जान सकें। तो वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकील साहब, लगातार हम बात कर रहे हैं घरेलू तशद्दुद के बारे में। अगर ये किसी पे तशद्दुद हो रहा हो और सामने वाला देख रहा हो, घर के अंदर अगर किसी के ऊपर तशद्दुद हो रहा हो या किसी को मेंटली हैरेस किया जा रहा हो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अगर वो जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है वो खुद कोर्ट को या पीएस को नहीं जाना चाह रहा है तो? नहीं, ये तो हर वो इंसान को, चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए हर वो है या जिसके सामने हो रहा है, ये उसकी कानूनी उसका ड्यूटी बनता है कि वो इसकी खबर जो है वो उस ऑफिसर को या थाने को या महिला हेल्पलाइन को इसकी खबर देना चाहिए उनको। ये उनका सामाजिक ड्यूटी भी है और कानूनी ड्यूटी भी है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये दिल्ली से विनोद कुमार शर्मा। जी शर्मा जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, होता है कि हमने पहले उसमें लेबर कोर्ट में अपना केस डाला था सर्विस का मैटर का।
वो मैंने 95 से काम कर रहा था मैं, 2000 में मेरे को निकाल दिया गया। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉल किया था जो? हाँ, उसमें ये बताया था ना, उसमें आपने लेबर कोड में नहीं डाला, ये बोल रहे थे। मैं लेबर नहीं, बिल्कुल वकील साहब मौजूद है। वकील साहब अगर कोई सवाल करना चाहे तो अभी थोड़ी देर पहले जो भाई का कॉल आया था। अच्छा, ये पूछना चाह रहा था मैं। हाँ, वही हम पूछना चाह रहे थे कि वो उन्होंने वहाँ इंस्पेक्टर चेक करने आए थे कंपनी में। हाँ जी, आज उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हाँ भी यहाँ पे कभी भी काम करता था इतने साल से। तो उन्होंने मेरे हक में फेवर में हमारा ऑर्डर दिया कि इनको सर्विस में वापस ली जाए और पैसा पूरा दिया जाए। तो कंपनी वालों ने मानने से मना कर दिया इसको। बिल्कुल कंपनी वाले ने मानने से मना कर दिया। हाँ जी, जो रिपोर्ट इनकी तरफ से गई थी उसमें कहा गया था कि इनको नौकरी पे बहाल किया जाए, इनकी तनख्वाह वागुजार की जाए, लेकिन कंपनी वालों ने देने से इनकार कर दिया। ये इनका सवाल है। तो उसका एग्जीक्यूशन जो है कोर्ट में, उसी कोर्ट में वो एग्जीक्यूशन फाइल होगा और एग्जीक्यूशन जो जजमेंट हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। चलिए एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो 59, 56। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? गालिबन कॉल जो है ड्रॉप हो गया। नाज़रीन, आपसे कई बार कहा है कि जब भी आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ को कम कर दें, या उस वक्त जब आपसे बात हो रही हो टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाएं। आप इतनी देर तक इंतज़ार करते हैं, लाइन में रहते हैं, लेकिन जब आपका नंबर आता है तो आपसे बात नहीं हो पाती। जो आप सवाल करते हैं वो सवाल हम तक नहीं पहुंच पाता और वकील साहब उसका बेहतर जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में आपका वक्त बेकार होता है। इसलिए बराए मेहरबानी जब भी कॉल करें टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करा करें। तो वकील साहब, एक चीज़ यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके ऊपर तशद्दुद होता रहता है, घरेलू खातून की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। जो पढ़ी लिखी खातून है तो वो तो अपना हक लेना जानती है, लेकिन जो घरेलू खातून होती हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल बात होती है कि अगर उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा हो और वो पुलिस स्टेशन जाएँ या कोर्ट जाएँ, तो ऐसी सूरत में क्या वो तशद्दुद को बर्दाश्त करती रहें? देखिए, तशद्दुद को बर्दाश्त करने के लिए तो कभी भी सजेशन नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए उनको ये कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों को हेल्प करती हैं, उनका हर शहर में उसका ब्रांच है, उसमें कम से कम उनको तो जाना ही पड़ेगा। आप अपने हक और अधिकार के लिए खुद नहीं जाएंगे या कोई आपके तरफ से नहीं जाएगा तो फिर आपको हक कैसे मिल सकता है? मुश्किल है। नहीं, उनके दिल में ये भी डर रहता ना, मैन टू मैन तो सरकार जो है बिल्कुल वो नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो पढ़ी लिखी खातून है वो तो अपना हक ले लेती है, लेकिन जो गरीब खातून है, जो अनपढ़ हैं या जो घरों में रहती है, उनको ये लगता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन गए हस्बैंड के खिलाफ या कोर्ट गए तो आगे की उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वो एक बड़ा मुश्किल मरहला है इनके लिए। ये तो सामाजिक मरहला है, लेकिन कानून तो आपको तभी मदद कर सकेगा ना जब तक कि आप कानून के पास जाइएगा नहीं। अगर कानून के पास आप जाइएगा ही नहीं तो मदद कैसे हो सकती है आपकी? और ऐसी बात नहीं है, दिल से उन लोगों को इस बात का डर निकाल देना चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो वॉलेंटरली काम करते हैं, बहुत सारे एनजीओज है जो औरतों के लिए काम करती है। उन लोगों से उनको जो है कांटेक्ट करना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट नहीं जाना चाहते तो उन लोग से कांटेक्ट करके और उनसे मदद लेना चाहिए। अगर आप मदद के लिए, अगर जैसे मान लीजिए हम वकील हैं,
अगर कोई आदमी हमारे पास मुकदमा लेके नहीं आएगा तो किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है हमको कहाँ से मालूम होगा। इसलिए जाना तो पड़ेगा और दिल से ये डर भी निकालना पड़ेगा। कानून आज इतना सख्त है कि, और खास करके औरतों के मामले में, कि अगर उसको सही ढंग से सही रास्ते से अगर चला जाए तो इंशाल्लाह उनको जरूर जो है उसका अधिकार मिलेगा, उसका हक मिलेगा। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरा ससुर मर गया है, मेरी सास है, अब उसको पेंशन मिल रहा है 16,000 रुपया, और मेरा पति वो अपने बेटे से ये खर्च मांग रही है। उसने कोर्ट में किया है केस। अब बेटे से क्या मांग रही है? हाँ? बेटे से क्या मांग रही है? अपना खर्च मांग रही। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। मुझे वकील साहब से ये पूछना है कि उसको मेंटेनेंस देना है या नहीं। उसने केस किया है कोर्ट में। सास ने आपकी? हाँ, मेरी सास ने। लेकिन हम कोई बच्चा शादी के बगैर नहीं है, सब अपने अपने घरों में आबाद है, लेकिन उसको टेंशन भी बहुत है। हमारा था गुजारा, लेकिन जब से कोरोना हो गया तब से हमारा कारोबार ठप हो गया। कुछ नहीं, खास कुछ नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, दुकान भी खाली है, लेकिन सास मेंटेनेंस मांग रही है। अब मैं वकील साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि उसको मिलेगा मेंटेनेंस या नहीं। ठीक है, चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बताया जाएगा। प्रोग्राम को देखते रहिए। तो वकील साहब, बहन का सवाल है, श्रीनगर से कॉल किया इन्होंने। ससुर का इनका इंतकाल हो गया है, सास को 16,000 रुपये पेंशन ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन वो बेटे से अपना जो है गुजारा भत्ता मांग रही हैं या मेंटेनेंस मांग रही हैं, तो क्या दिया जाए? इसके लिए उन्होंने केस भी बाकायदा कर दिया है। हाँ, उन्होंने केस कहाँ किया है और किस दफे में किया है? बहन मौजूद है क्या फोन पे अभी? नहीं, तो वो ये तो फोन तो कट गया है, लेकिन ये कि बेटे पे उन्होंने बेटे के ऊपर केस किया है, वो मेंटेनेंस मांग रही हैं। देखिए, सेक्शन 125 में सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात है। उसके तहत जो है कोई भी डिपेंडेंट्स जो है वो मेंटेनेंस मांग सकता है। बीवी भी मांग सकती है, बच्चे भी मांग सकते हैं, माँ बाप भी मांग सकते हैं। लेकिन कानून ये है कि वैसे लोगों को मेंटेनेंस मिलेगा जो खुद को मेंटेन करने के लायक नहीं है। चूंकि इनकी सास को ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है और वो 16,000 रुपया जो उनके लिए सफिशिएंट है, इसके बाद वो मेंटेनेंस अपने बच्चे से नहीं मांग सकती अगर उन्होंने सीआरपीसी के तहत मुकदमा किया होगा तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपके जहन में भी कोई भी कानून, और एग्जाम्पल के मान लीजिए उनको एग्जाम्पल। जी बोलिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बोलना चाह रहे थे कि मान लीजिए उनके सास को जैसे 16,000 रुपया मिल रहा है और उनके बेटे का कारोबार जो है या नौकरी है जिसमें जो पैसे आते हैं उनको अपने बच्चों और बीवी और अपने मकान और खर्च के लिए जो है काफी नहीं है, तो आखिर वो कहां से मेंटेन कर। और मेंटेनेंस का लॉ सिंपल है कि मेंटेनेंस वही मांग सकता है जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो। क्योंकि इनको सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनकी सास ने जो केस किया है दैट विल बी फेल इन द कोर्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई कानूनी उलझन है तो बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आज हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है, कोई भी कानूनी उलझन है, कोई पेचीदगी है, तो आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। जो भी उसका बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट कॉल जो है वो ड्रॉप हो गया। तो नाज़रीन, आपसे एक बार फिर ये बोल दें कि जब भी आप कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करा करें। आप इतनी देर तक इंतज़ार करते हैं और जब आपका नंबर आता है उस वक्त आपसे बात नहीं हो पाती, आपका सवाल हम तक नहीं पहुंच पाता और जो भी वकील साहब या हमारे मेहमान होते हैं वो आपका बेहतर जवाब जो है वो नहीं दे पाते। तो खुर्शीद साहब, घरेलू तशद्दुद के लिए हम बात कर रहे थे। घरेलू तशद्दुद में छोटा मोटा केस हो, आदमी कोर्ट चला जाता है या पीएस चला जाता है, लेकिन मामला इतना लंबा खिंच जाता है कि पूरी पूरी ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं लोगों की। तो क्या कोई इसके लिए फ़ास्ट ट्रैक अदालत है घरेलू तशद्दुद के लिए? नहीं, अभी तक तो इस तरह का कोई फास्ट ट्रैक अदालत नहीं बना है। और ये देखिए, ये परमानेंट प्रॉब्लम है हम लोगों को, हमारे जुडिशियरी का ये परमानेंट प्रॉब्लम है। इसलिए कि बहुत सारे नशिस्त जो हैं जजेस के वो खाली हैं, और जो आबादी हम लोगों की है और जिस तरह से मुकदमे की तादाद बढ़ रही है उस हिसाब से जजेस हमारे पास नहीं। तो कोई भी चीज अगर आप केस मुकदमा भी जो है अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट नहीं हो, इस सब के लिए तो बहुत सारा कानून में जो है अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन अब जजेस नहीं है, हैंड्स नहीं है, तो इस पे तो हमको लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि एक आबादी के हिसाब से वहां जजेस, अब जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना हाई कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ 52 सैंक्शन पोस्ट है जजेस का, लेकिन अभी 27-28 जज, 29 जज हम लोग के काम कर रहे हैं। वो अभी 5-6 जज अभी आए हैं। तो ये प्रॉब्लम तो पूरे हिंदुस्तान में है कि मुकदमे लंबे चलते हैं और वही जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दोनों ही चीज हो जाता है, जस्टिस हरीड और जस्टिस वरीड भी हो जाता है। अब जो जजेस हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुकदमा देखें, तो मुकदमे पर जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये परमानेंट प्रॉब्लम है। इसमें कोई वकील या कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जाए। चलिए, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पहले किया था फोन लेकिन ड्रॉप हो गई कॉल। अब मैं पूरी बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ का मसला था, उसने पहले सिटी मुंसिफ को केस किया है, सिटी मुंसिफ। अब वो केस चला गया फैमिली कोर्ट में, अब उधर ही चल रहा है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मेरा ससुर जो था उसको 4 प्लॉट जमीन थी, वो 4 कनाल थी, उसने छोटे बेटे को 2 कनाल दिए जी। उसने खरीदा है अपने बड़े बेटे के ही नाम, पैसे बाप ने दिए हैं। अब वो बेटा बोल रहा है कि कनाल हिस्से में, क्या उसको मिल सकता है बाप के प्रॉपर्टी में दूसरा कनाल, अगर वो केस कर सकता है? नहीं, बाप ने, उनके वालिद ने पहले उनके हिस्से में कर दिया था या उनके नाम कर दिया है? हाँ। ठीक है, चलिए, बिल्कुल जाने जाएंगे वकील साहब से कि इसमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। वकील साहब, अभी इन्होंने वो मेंटेनेंस की जो बात की थी, तो मामला फैमिली कोर्ट गया है, एक तो ये बता रही हैं, और दूसरे वालिद साहब ने एक बेटे के नाम 2 कनाल ज़मीन कर दी है, दूसरे के बेटे के नाम कम की है, तो इंतकाल के बाद क्या वो कुछ इस तरह का केस कर सकता है कि बराबर बराबर हिस्सा मिल सके? नहीं, अगर मुसलमान है ना ये? जी जी जी। तो मुस्लिम लॉ में ये है कि अब फादर अपने जिंदगी में किसी को भी दे सकता है, तो उनके डेथ के बाद जो है वो इस पर क्लेम नहीं कर सकता।
चलिए, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो। मैं मेरठ, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश। जी भाई, सवाल कीजिए। सवाल ये है जी, हमारी बहन का झगड़ा चल रहा है जी, और जी हमने केस भी डाल रखा है। झगड़ा किस बात पे चल रहा है? हस्बैंड से उनके? जी हाँ। किस बात पे झगड़ा चल रहा है? कुछ दहेज वगैरह का मामला है या कोई और मामला है? तलाक दे रखी। तलाक दे दिया उन्होंने? जी हाँ। ठीक है। और जी उन्होंने दहेज की मांग पर लड़की को मार के भी निकाल दिया था। उन्हें हमने 5 लाख रुपए भी दे दिए थे, और घर बसाने के लिए। चलो भाई, झगड़ा खत्म हो जाएगा इनका। ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने जी लड़की को मार पीट करके निकाल दिया था। हमने उनके खिलाफ केस डाला जी। ठीक है। जी उन्होंने जी बाहर के बाहर ही जमानत ले ली। जमानत हो गई उनकी बारी बार? हाँ जी। तो नहीं तो आपने बताया तलाक क्या दे दिया उन्होंने? हाँ जी, तलाक दे दिया है। चलिए जी वकील साहब, इसमें क्या कुछ बेहतर बताया जा सकता है? जी, इनका सवाल ये है कि उन्होंने तलाक ले दिया और हेलो जी 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 जी, जवाब दीजिए वकील साहब, आवाज़ आ रही है। इनका सवाल ये था कि इनका सवाल ये था कि इनके बहन का झगड़ा उसके हस्बैंड से है और उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया और इन लोगों ने केस कर रखा था, तो जिसमें उन्होंने बेल उसको कोर्ट ने दे दिया है। जहां तक हमको सुनने में आया तो ये उनका सवाल था। जी बिल्कुल, सवाल यही था। इसके अलावा इन्होंने मामला हल करने की भी कोशिश की, कोर्ट से मामला हल करने की भी कोशिश की। बता रहे 5 लाख रुपए भी दिया था कि घर बस जाए दोबारा, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह का मामला पेश आया। जी, तो अब ये जो तलाक अगर हो गया है, तो तलाक होने के बाद भी 498 का मुकदमा चल सकता है, इसलिए कि ये तलाक अपने आप में एक टॉर्चर है। तो और अगर उसको बेल मिल गया है और अगर डॉक्यूमेंट्स देखने से ये लगता है कि गलत मिला है, नहीं मिलना चाहिए था, तो उनको जो है कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से मिला है जी जी, तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अगर सीजीएम के यहाँ से, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ से मिला है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए वकील साहब। और साथ में जो है हमारी राय होगी उनको, हमारी राय ये होगी उनको कि वो एक मेंटेनेंस का भी मुकदमा करें। इसलिए कि अभी केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट अभी जस्ट आया 2-3 दिन पहले, जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये कहा है कि तलाकशुदा अगर वाइफ है तो भी आपको, अगर वो अपने को मेंटेन करने के लायक नहीं है, तो आपको मेंटेनेंस देना होगा। और उस केस में जो है 3,000 या 4,000 रुपया महीना उसको बांधा था। तो इनको मेंटेनेंस का भी करना चाहिए और कैंसिलेशन ऑफ बेल में भी जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए खुर्शीद साहब। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नज़र हमारे साथ आज है पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो,
गालिबन कॉल जो है ड्रॉप हो गया। खुर्शीद साहब, एक चीज़ यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, कई कॉलर भी हमारे साथ जो जुड़े उनको देखने से या उनकी बातें सुनने से ऐसा लगा कि हम जो एक लॉयर का इंतखाब करते हैं वो सही से नहीं कर पाते। किसी केस के लिए अगर हम जा रहे हैं, केस फाइल करने जा रहे हैं, तो लॉयर का इंतखाब कैसे करें, किस बुनियाद पर करें? देखिए, लॉयर का इंतखाब जो है वो तो बुनियाद ये होना चाहिए कि वो लॉयर उस सब्जेक्ट के अंदर कितनी महारत रखता है, ये इसकी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। कभी कभी जैसे लॉयर के पास आदमी चला जाता है, वो इनका नहीं, और हम लोगों का भी ये ड्यूटी बनता है, ये हम लोगों का एथिक्स है लॉ का, एक वकील को अगर ये समझ में आए कि ये सब्जेक्ट पर हमको कमांड नहीं है, ये सब्जेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको खुद सजेस्ट करना चाहिए कि आप फला वकील के यहाँ जाइए, इस सब्जेक्ट के लिए वो आदमी सही है। तो इंतखाब तो जो वहाँ पे लोकल कोर्ट्स होते हैं, वहाँ आपको पता करना होगा कि आप जिस मसले को लेके जा रहे हैं उस मसले के लिए कौन से बेहतर वकील होंगे। ऐसे तो और कोई रास्ता है नहीं, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो, मोरल और एथिक्स। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरी बहू थी, मेरे बेटे की शादी हुई थी। पहले टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए बहन, थोड़ा सा दूर हो जाइए टीवी से, आपकी आवाज इको कर रही है। मैं बिल्कुल दूर हूँ, आवाज इको कर रही है आपकी। चलिए, सवाल कीजिए। जी, मेरे बेटे की शादी हुई थी और उसने डोमेस्टिक वायलेंस में केस फंसा दिया। जो लोग झूठा केस करते हैं उनका क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस किसका, क्या जहेज वगैरह का कुछ है, मारपीट का है? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई कभी हम लोगों ने जहेज नहीं मांगा, कुछ भी नहीं किया। और मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था। मेरा हमेशा से यही था कि मैं कुछ नहीं करूँगी। इसके बाद भी उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें जाके नहीं, तो केस किस तरह का उन्होंने लगाया है, कुछ उसके डिटेल देंगे तो? उन्होंने ये मुझसे उन्होंने हमारे पेरेंट्स से उन्होंने पैसे मांगे और कोई पैसा कभी नहीं मांगा, किसी एक रुमाल नहीं मांगा उनसे कभी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। उन्होंने झूठा केस लगाया है सर उन्होंने। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बताया जाएगा, प्रोग्राम को देखते रहिए। तो वकील साहब, क्या इसमें क्या कुछ बताया जा सकता है कि बेटे की शादी हुई, उसके बाद बेटे के ऊपर बहू ने जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया है, जहेज का केस लगा दिया, तो ऐसी सूरत में क्या करें? बहन का सवाल ये था कि उनकी बहू ने उन पर झूठा मुकदमा किया है और झूठे मुकदमे के लिए वो कुछ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो अगर वो 100% अगर कंफर्म है कि झूठा मुकदमा है और वो कोर्ट में साबित कर सकती हैं, तो उनको 211, 182 का मुकदमा, और भी आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो झूठा मुकदमा करने के जो लोग करते हैं उनको उसमें जो है सजा मिलती है। इसलिए उनको जो है सीजीएम के यहाँ एक कॉम्प्लेंट पिटीशन फाइल करना चाहिए कि हम पर जो है ये झूठा मुकदमा हुआ है, काउंटर केस उनको फाइल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील खुर्शीद आलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। खुर्शीद साहब, एक सवाल ये है कि पुश्तैनी कोई जायदाद है तो क्या उसको, अगर कई भाई हैं तो क्या एक भाई उसको फरोख्त कर सकता है? पुश्तैनी जायदाद के बारे में अगर जानकारी चाहे तो। नहीं, बिल्कुल पुश्तैनी जायदाद है अगर, तो अगर मुसलमान है, जी जी, बात को पहले यहाँ पे एकदम साफ से समझ लेना चाहिए कि अगर आप मुस्लिम लॉ से गाइड हो रहे हैं, जी जी, तो पुश्तैनी जायदाद जो है दादा की जायदाद है और उनके इंतकाल के बाद सीधा उनके बेटों में आएगा। और अगर आप गैर मुस्लिम है और हिंदू लॉ से अगर आप गाइड हो रहे हैं, तो पुश्तैनी जायदाद में
बेटे के साथ साथ पोते का भी हिस्सा आ जाता है। और ऐसे हालत में कोई एक फरीक जो है, कोई एक मेंबर फैमिली का, चाहे वो मुसलमान का जायदाद हो चाहे वो हिंदू का जायदाद हो, वो नहीं बेच सकता है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर ये आपने बताया हिंदू में अगर ज्वाइंट फैमिली है, जी जी बताइए। अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली है और उसमें जो करता है वो दूसरे मेंबर्स के हक के जमीन को तभी बेच सकता है जब वो पूरे मतलब फैमिली मेंबर्स में किसी न किसी आदमी के फायदे के लिए या जरूरत पड़े तभी वो बेच सकता है। ऐसे कोई भी आदमी, पुश्तैनी जायदाद है तो कोई एक भाई या एक बेटा नहीं बेच सकता है। बिल्कुल। वकील साहब, एक सवाल और यहाँ पर मैं करना चाहूँगा कि आपने जिक्र किया पोते के हिस्से का, दादा बेटा फिर पोता। अगर वालिद का इंतकाल हो गया है, क्या दादा की जायदाद में पोते का हक होगा फिर? हेलो जी, आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो। मैं ये जानना चाह रहा था कि दादा बेटा और पोता, अगर वालिद का इंतकाल हो गया तो क्या दादा की जायदाद में पोते का हक होगा? जी, मुसलमान में? जी, मुस्लिम में। मुस्लिम में जी जी। वो अगर दादा जिंदा है और दादा की जिंदगी में अगर वालिद का इंतकाल हो जाता है तो उस पोता को डायरेक्ट हिस्सा नहीं आएगा और दादा को उनको हाजिब करना पड़ेगा। दादा अगर चाहे तो वो अपने पोता को हाजिब करके उसके हिस्से को दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आदाब।